तो अभी आप लोगों ने देखा कि मगध की जनता कैसे हर्यक वंश के अंतिम शासकों को मगध की राजगद्दी से हटाकर एक नए अमात्य को शासक बना देती है। शिशुनाग जो है वो अगला शासक होता है, लेकिन शिशुनाग आकर एक नए वंश की स्थापना करता है। जो हर्यक वंश है इससे अलग एक नए वंश की स्थापना करता है और उसका नाम होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो शासनकाल होता है वो 412 बीसी से 366 बीसी तक होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण शासक होते हैं। एक का नाम होता है शिशुनाग, जो खुद शिशुनाग वंश का संस्थापक है और ये प्रथम शासक भी है शिशुनाग वंश का। और दूसरा शासक जो होता है कालाशोक या इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं शिशुनाग वंश। ये शिशुनाग वंश जो है इसका संस्थापक जो है, फाउंडर जो है वो कौन है? वो शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग। आप वंश के नाम से ही पता चल जाता है कि इसका जो संस्थापक है वो शिशुनाग है। ये इसका प्रथम शासक भी है। क्या? प्रथम शासक है। शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक है वो क्या है? शिशुनाग है। अब देखिए शिशुनाग के शासन काल में एक घटना होती है और वो घटना पेपर में बार बार पूछा जाता है। देखिए जब हर्यक वंश का शासन काल चल रहा होता है तो दो शासक होते हैं जिनकी राजधानी मगध की राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती है, और वो है बिंबिसार और अजातशत्रु। तीसरा शासक जब उदयन आता है या उदयभद्र आता है तो उदयन गंगा और सोन नदियों के बीच में एक नए नगर की स्थापना करता है, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, और वही पाटलिपुत्र को वो मगध की राजधानी बनाता है। और कौन बनाता है? उदयन। और उसके बाद जब यहाँ पे शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग होता है तो ये पाटलिपुत्र से राजधानी चेंज कर देता है। तो इसकी जो राजधानी होगी, तो राजधानी की अगर बात किया जाएगा तो इसकी राजधानी क्या होगी? वैशाली होगी। क्या होगी? वैशाली। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। अगर पूछा जाए कि राजगृह या गिरिब्रज से राजधानी किसने ट्रांसफर किया, तो वो किया था उदयन ने, उदयभद्र ने। उसके बाद पाटलिपुत्र से वैशाली किसने ट्रांसफर किया, तो वो किया आपके शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है। ये चीज याद हो गया कि वैशाली ट्रांसफर किसने किया राजधानी? वो शिशुनाग ने किया, उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। अब उसके बाद देखिए जब इसका शासन काल चल रहा है शिशुनाग का, तो अवंती जो महाजनपद है उसका जो शासक है चंद्रप्रद्योत, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका एक नया शासक बनता है अवंती वर्धन। और उसी समय ये शिशुनाग जो है वो अवंती पर आक्रमण कर देता है और अवंती वर्धन को पराजित करते जो अवंती है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और उसके बाद वत्स महाजनपद जो है वो पहले से ही मगध के अधीन होता है, तो उसको भी मगध में मिला लेता है। तो इसने क्या किया? अवंती महाजनपद को, अवंती के शासक का नाम क्या बताएं हम? नोट कर लीजिए, शासक का नाम है अवंती वर्धन। क्या है? अवंती वर्धन। अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। किसमें? अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिला लिया कौन? शिशुनाग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय शिशुनाग जो है वो मगध साम्राज्य का शासक होता है, उस समय अवंती का शासक कौन होता है? तो हमने बताया कि इसी के शासनकाल में जो अवंती का शासक है चंद्रप्रद्योत, जो पीलिया रोग से ग्रसित होता है, तो बिंबिसार ने, जो हर्यक वंश का प्रथम शासक होता है, वो अपने जो उसका राजवैद्य होता है जीवक को भेजकर और उसकी जो दवा करवाई थी पीलिया की, वही ये चंद्रप्रद्योत है इस समय अवंती का शासक, जो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस समय अवंती वर्धन शासक होता है। इसको लगता है कि ये कमजोर है, ये आक्रमण कर देता है और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और वत्स महाजनपद को भी, ये जो वत्स महाजनपद है इसको भी मगध में मिला लेता है, मगध में मिला लिया।
अब देखिए जो मगध का राजकीय विस्तार है वो धीरे धीरे ज्यादा हो गया। अब देखिए कि यही जो है, अब इससे क्वेश्चन जो पूछते हैं कि शिशुनाग जो है इस वंश का प्रथम संस्थापक है। शिशुनाग जो है इसका संस्थापक भी है और प्रथम शासक भी है। इसने क्या किया, राजधानी क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, यहां पे है आपका बिंबसार, क्या है, बिंबसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु इनकी जो राजधानी है वो क्या है, राजगृह, राजगृह या गिरब्रज, क्या है, गिरब्रज है। इन दोनों की जो राजधानियां हैं वो राजगृह या गिरब्रज। लेकिन उसके बाद अगर बात किया जाए उदयन, तो इनकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है, इन्होंने ही बनाया है, पाटलिपुत्र है। अब इसके बाद अगर शिशुनाग की बात किया जाए तो इसने पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफर किया कहां पे, वैशाली में। कहां पे, वैशाली में। और इसी के शासन काल में जो ये शिशुनाग होता है, इसी के शासन काल में, इसी के शासनकाल में क्या होता है कि अवंती को जो है ये मगध में मिला लेता है। तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं शिशुनाग से संबंधित। अब इसका दूसरा जो शासक होता है वो होता है कालाशोक। क्या होता है, कालाशोक। अब इसको भी हम पढ़ लेंगे। जो इसका दूसरा शासक होता है कालाशोक। कालाशोक जो होता है ये इसका दूसरा शासक है, कालाशोक। अब कालाशोक जो है ये क्या है, इसका दूसरा शासक है, सेकंड शासक है। इसका अन्य नाम जो है, नोट कर लीजिए, काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका जो शासनकाल रहा है वो यहाँ पे 394 से 366 तक रहा है। और जो शिशुनाग है उसका जो शासनकाल है, शिशुनाग का है 4 से 12 से 394। काकवर्ण इस समय क्या होता है, मगध साम्राज्य का शासक होता है। अब ये क्या करते हैं, इनकी अगर हम कैपिटल की बात किया जाए, राजधानी की बात, तो ये कहां ले जाते हैं, ये फिर जो आपका वैशाली है इससे फिर ले जाते हैं पाटलिपुत्र। कहां ले जाते हैं, पाटलिपुत्र ले जाते हैं। अब देखिए पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाने का काम किसने किया था, शिशुनाग ने किया था। लेकिन वैशाली से जो ट्रांसफर किया जाता है राजधानी वो करता है कालाशोक या काकवर्ण। अब देखिए इसके शासनकाल में क्या होता है, सेकंड, इसके शासनकाल में सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। इसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और कहां पे होता है, वो स्थान, वो जगह होती है वैशाली। और वैशाली में एक स्थान होता है जिसका नाम होता है बालुका राम विहार। क्या होता है, बालुका राम विहार। इस स्थान पे जो है द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। इसको नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में रख लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। कहां पे, वैशाली में। और वैशाली का कौन सा स्थान है, ये बालुका राम विहार है जहां पे द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। शासक कौन है इस समय, कालाशोक या काकवर्ण है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई थी, वो आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, समझे कि नहीं। और यहाँ पे जब द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित होती है तो जो बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म जो होते हैं ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक होता है अस्थिरवाद और एक होता है महासांघिक। क्या होता है, महासांघिक। महासांघिक ये दो भागों में ये बट जाता है। कौन, बौद्ध धर्म, अस्थिरवाद और महासांघिक दो गुटों में बट जाता है। क्या होता है कि ये यहीं पे पाटलिपुत्र में जो है घूम रहा था। क्या कर रहा था, घूम रहा था। अभी महोदय घूम रहे हैं। फिर किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी, छुरा भोंक कर हत्या
कर दी गई। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है जो आपके बाणभट्ट का जो पुस्तक है, क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो पुस्तक है, क्या नाम है? हर्षचरित। हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे कालाशोक की जो हत्या हुई है वो छुरा भोंकर हुई है। कहाँ से जानकारी मिलती है? हर्षचरित से, जो किसकी रचना है? बाणभट्ट की। देखिए क्वेश्चन कैसे सीक्वेंस से जुड़ते चले जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं एक पॉइंट आप लेते हैं, एक पॉइंट से आपके सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हुए चले जाते हैं और आप डिटेल से जान लेते हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी चीज को डिटेल से पढ़ना जरूरी होता है। जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आपके पास क्वेश्चनों का भंडार होता है, और जो आप एक क्वेश्चन लिए उसके 4 ऑप्शन लिए तो वो केवल उतनी ही देर तक आपके मन में रहते हैं जितनी देर तक आप उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद वो कब गायब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। अभी इतना स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं तो ये आपके मन में फीड हो जाता है एक कहानी की तरह, और कभी भी आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बाणभट्ट हर्षचरित किसकी पुस्तक है? तो बाणभट्ट की है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये जो हर्षचरित है इसी से ये जानकारी मिलती है कि कालाशोक की जो हत्या है वो किससे हुई है? छुरा भोंकर हुई है। अब देखिए छुरे का बड़ा कमाल है, ये लगता है कि बड़ा यूनिक छुरा था, बड़ा मायावी छुरा था, क्योंकि इसमें हर्यक वंश को ले लीजिए तो बिंबिसार से लेकर उदयन तक सबकी हत्या जो हुई है वो छुरा भोंकर हुई है। लगता है छुरा कहीं यूनिक था, किसी मायावी जो है व्यक्ति ने बनाया होगा और जो है ये सबकी हत्याएं हो रही हैं। तो ये हो गया आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में 2 शासक हैं, शिशुनाग और कालाशोक, दोनों के बारे में हमने